Good morning to all of you. My name is Mr. M.D. Furqan and course BSc OTT. Today in my class Physiology of Respiratory System. तो आज की क्लास में हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है O2 को इनहेल करना एटमॉस्फेयर से और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना। इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ फंक्शन वगैरह फंक्शन हम देख लेते थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो फंक्शन देखेंगे, एक रेस्पिरेटरी फंक्शन देखेंगे, एक नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन में हम नेजल कैविटी को देखेंगे। नेजल कैविटी में बहुत सारा हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर का काम होता है डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। और 5 से 10 म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। वो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है जैसे जैसे हम सांस लेते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे नेजल कैविटी के साथ चिपक जाता है और एक टाइम वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग नेक्टी कहते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को वोमिट करना। एग्जाम्पल के तौर पर ठंडी के समय में बाहर की जो टेम्परेचर होती है वो लो होती है, तो वो जो टेम्परेचर है हम जो इनहेल करते हैं तो हमारा नेजल कैविटी जो है उस टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओल्फिकेशन का मतलब होता है सोने में भी मदद करते हैं हमारा नेजल कैविटी। उसका मॉडिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंस्पायर्ड एयर, मतलब गर्मी के समय में हवा की जो टेम्परेचर होती है वो ज़्यादा होती है, तो हमारे गर्मी के समय में नाक मुंह वगैरह सब सूखता रहता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर को भी हमारा नेजल कैविटी में जाने के बाद वो टेम्परेचर को भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लंग्स का रेस्पिरेटरी फंक्शन देखेंगे। इसमें ए पॉइंट अपटेक ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर से हम O2 को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में हम ए पॉइंट को देखेंगे। ए पॉइंट डिफेंसिव एक्शन कहता है म्यूकस ऑफ लेयर प्रोड्यूस IgA प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब हमारे म्यूकस लेयर पर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीबॉडी ए का काम रहता है कि हमारे म्यूकस लेयर पे कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको रोकते हैं। तो एंटीबॉडी ए का काम होता है इन्फेक्शन को रोकने का। उसी तरीके से हमारे एल्विलाई पे मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। वो मैक्रोफेज का काम होता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंजाइम अगर हमारे एल्विलाई के अंदर आता है तो उस मैक्रोफेज का काम होता है उसको इनगल्फ कर लेता है और उस पर इन्फेक्शन होने से बचा लेते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिंथेसाइज सर्फेक्टेंट बाय टाइप 2 एल्वियुलर सेल, मतलब सर्फेक्टेंट एक केमिकल का नाम है जैसे कि यहाँ पर मान लेते ये हमारा एल्विलाई है। इस एल्विलाई की इनर मोस्ट पर ये एक केमिकल है वही केमिकल सर्फेक्टेंट केमिकल है। ये सर्फेक्टेंट केमिकल का काम होता है एल्विलाई को कोलैप्स होने से रोक करके रखता है। और ये सर्फेक्टेंट रिलीज कहाँ से होता है तो टाइप 2 इसको रिलीज करते हैं। अब सी पॉइंट देखेंगे कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर सिंथेसाइज इन लंग्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। लंग्स का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो होता है, मान लेते लंग्स को भी कोलैप्स होने से जो रोकते हैं वो कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। ये दोनों की अगर कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो हमारा लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, तो लंग्स को भी कोलैप्स होने से बचा कर रखता है कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन जेन 2 में कन्वर्ट करता है। और ACE जो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर इंडोथेलियम होता है वही पल्मोनरी कैपिलरी इंडोथेलियम एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम को रिलीज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हाट इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है हमारा मान लेते ये हमारा एल्विलाई है और यहाँ पे हमारा कैपिलरी है। यहाँ पे O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, तो एल्विलाई और कैपिलरीज का जो थिकनेस पॉइंट है वो थिकनेस पॉइंट को जो बताती है वही हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहलाता है। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ कॉन्सिस्ट है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है, तो लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट लाइनिंग आता है, एल्वियुलर एंडोथेलियम आता है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम आता है, इंटरस्टेटियल स्पेस आता है जो दोनों के बीच में इंटरस्टेटियल स्पेस आता है, उसके बाद कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, उसके बाद कैपिलरी एंडोथेलियम आता है। तो ये सब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो ये भी हमारा क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन, द प्रोसेस ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड आउट ऑफ द ड्यूरिंग एक्सपायरेशन दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब कि
एटमॉस्फेयर से हम O2 को इनहेल करते और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते। इस प्रोसेस को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। उसके बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद हम रिस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन आउट ऑफ लंग्स एवरी मिनट अंडर रेस्टिंग कंडीशन, मतलब कि हमारा लंग्स, जैसे अभी हम लोग हेल्दी है तो हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर इनहेल करते हैं 1 मिनट में, तो हमारा लंग्स के अंदर 1 मिनट में जो एयर जाता है वो 6 लीटर जाता है। हमारा इसका जो रिस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम इनटू रिस्पायरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है 500 होता है, रिस्पायरेटरी रेट हमारा कितना होता है 12 होता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लीटर निकल जाएगा। तो 1 मिनट में 1 मिनट में लंग्स के अंदर 6 लीटर एयर इनहेल करते हैं। अब ये तो लंग्स के अंदर गया। अब एल्विलाई के अंदर में 1 मिनट में कितना जाएगा, तो एल्विलाई के अंदर में टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है 500 है, और इस डेड स्पेस हम लोग जानते हैं कितना है 150 है। तो डेड स्पेस को हम टाइडल वॉल्यूम से घटा देंगे तो 350 आ जाएगा, और रिस्पायरेटरी रेट हमारा कितना है 12 है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4.2 लीटर आएगा। तो यानी एल्विलाई के अंदर में 1 मिनट में जो एयर इनहेल करते हैं वो 4.2 लीटर इनहेल करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे डेड स्पेस। डेड स्पेस का मतलब हम लोग जानते हैं जहाँ पे गैस की एक्सचेंज नहीं होती, इसी को डेड स्पेस बोलते हैं। डेड स्पेस को हम 2 कंडीशन में देखेंगे, एक एनाटॉमिकल पोजीशन पे देखेंगे, फिजिकल पोजीशन पे देखेंगे। तो एनाटॉमिकल पे देखेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कहता है पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन पासेस विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब कि कौन कौन ऐसा पार्ट है जहाँ पे पार्टिसिपेट करने में गैस की एक्सचेंज नहीं होती है। तो हमारा नोज हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा, पैरिंग्स हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा, ये सब जगह पे गैस की एक्सचेंज नहीं होती है। अब फिजिकल डेड स्पेस देखेंगे। फिजिकल डेड स्पेस में पहले तो गैस की एक्सचेंज होती थी, बट अब किसी भी पैथोलॉजिकल के कारण अब वहाँ पे भी गैस की एक्सचेंज होना बंद हो गया। तो यहाँ पे किसी डिजीज के कारण हुआ है तो ये फिजिकल डेड स्पेस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आता है एनाटॉमिकल डेड, फिजिकल डेड स्पेस का फॉर्मूला है फिजिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियुलर डेड स्पेस, मतलब जितना हमारा एल्वियुलर डैमेज होगा उसी पर हमारा फिजिकल डेड स्पेस काम करेगा। उसी तरह से वहाँ पे गैस की एक्सचेंज वगैरह होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब होता है 1, वही वॉल्यूम 2 या 2 से अधिक बढ़ जाएगा उसी को हम कैपेसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मल व्यक्ति है तो एक, जैसे कि अभी हम लोग सांस लिए और एक्सेल किए, यानी O2 इनहेल किया और एक्सेल किए, तो ये नॉर्मल प्रेशर है, यही टाइडल वॉल्यूम है। ये हम कितना इनहेल करते कितना एक्सेल करते हैं, तो 500 इनहेल करते 500 एक्सेल करते हैं। अब यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम जान गए कि ये नॉर्मल हमारा 500 ml है। अब रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जैसे हम टाइडल वॉल्यूम ये लिए, इसके अलावा जो फोर्स लगाकर जो हम इनहेल किया वो एयर, वही हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा 2 ml, 2 लीटर होगा। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 2 लीटर हो जाएगा। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम लिए, टाइडल वॉल्यूम को एक्सेल करने यानी कि निकालते वक्त जो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर निकाले वही हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो ये कितना होगा 1 लीटर होगा। ये मान हमें आगे काम आएगा तो इसलिए ये मान सबको याद रखना है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, जैसे कि अभी आप लोग हैं बैठे हुए हैं, आप लोग को हम कहें कि आपके पास जितना भी ताकत है पूरा ताकत लगा के आपको एयर को एक्सेल करे, तो आप लोग किए, तो क्या यहाँ पे आपका लंग्स खत्म हो गया? नहीं, लंग्स के अंदर फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है। आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद भी लंग्स के अंदर एयर जो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम वो प्रेजेंट होता है। वो कितना होता है? तो 1300 ml रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए आपके क्वेश्चन आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो कभी चेंज नहीं होता है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम है। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी में हम बोले थे 2 या 2 से अधिक वॉल्यूम को ही कैपेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम लिए, आयर लेते हैं, ये जो हम इनहेल किए टाइडल भी किए आयर भी किए, अब हम इसको एक्सेल करेंगे तो पहले टाइडल निकालेंगे फिर आयर निकालेंगे। उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है तो उसको भी निकाल देंगे। तो ये तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे, यही हमारा वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो ये कितना होगा 3.5 ml के आसपास होगा ये वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद देखेंगे फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी में टाइडल लिए, उसके बाद आयर लिए, आयर यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम चाहे तो हम पूरा लिए या तो बीच में ही छोड़ दिए। तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट होने का जो प्रोसेस है, जो फोर्स लगता है, इसी को
फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम लिया और एक्स्ट्रा जो फोर्स लगा के निकाले वही हमारा क्या निकला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब टाइडल ली है और हमारे लंग्स के अंदर पहले से ही था एक क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर पहले से ही है, तो वो दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, वही हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। उसके बाद फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में जैसे हम एयर लिए, टाइडल निकाले, तो हमारे लंग्स के अंदर में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले से था और रेजिडुअल वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। ये तीन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, यही हमारा फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है और मान लेते यहाँ पे हमारा लंग्स हो गया और यहाँ पे हमारा चेम्बर हो गया। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से एक आर्टरी निकला जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यहाँ पे फिर फर्दर डिवाइड होता है, जो ब्रांच बनाते हैं उसको हम पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं। फिर ये आगे पल्मोनरी वेन में बदलेगा, पल्मोनरी वेन ओपन करता है लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ से जो ब्लड की एक्सचेंज हुई, जो ब्लड को जाने में जो प्रोसेस लगा, जो रास्ता है, उसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बट हमको सिर्फ समझना पड़ेगा, समझ लेंगे खुद ब खुद हम डिफिनेशन चाहे जितना भी लंबा बना सकते हैं, तो उस पहले इस बातों को समझना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पॉइंट सस्टेन एलिवेशन ऑफ pulmonary arterial pressure, there is an increase in pulmonary vascular resistance leading to right heart failure। मतलब कि किसी भी कारण से हमारा आर्टरी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो राइट आर्टरी प्रेशर अगर बढ़ गया तो हमारा राइट हार्ट जो फेल्यूर हो जाएगा। जैसे कि हमें 50 kg उठाने का एक कैपेसिटी है, वही 50 kg अगर बोले कि आधा घंटा लेकर खड़े रहने के लिए, तो क्या हम आधा घंटा लेकर खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हम डैमेज कर जाएंगे। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है, मतलब आर्टरी प्रेशर किसी भी कारण से बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण राइट हार्ट फेल्यूर हो जाएगा। तो उसमें जो कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह होते थे क्या ट्रीटमेंट देते, O2 का थेरेपी देते, वेज़ोडाइलेटर्स देते, कैल्शियम 2 चैनल ब्लॉकर्स करते, ये सब ट्रीटमेंट वगैरह है। तो राइट हार्ट फेल्यूर होगा तो ये सब ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज भी देखेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट एस्पायर, जो हम एटमोसफियर से O2 को इनहेल करते, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है PO2 यानी पार्शियल प्रेशर O2 जो हमारा 158 mg है और वही CO2 जो 0.3 mmHg है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? तो मिक्सचर ऑफ गैस देन इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हम सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं कि वो कार्बन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो ये दोनों को लेकर चलते हैं। तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का जो इंडिविजुअल प्रेशर वो 158 mmHg है और CO2 का जो 0.3 mmHg है। उसके बाद एक्सपायर करने के बाद एल्वियुलर में आया, एल्वियुलर में जो आएगा 104 आएगा और CO2 जो होगा हमारा 40 mmHg होगा। उसके बाद एल्वियुलर के बाद एक्सचेंज होकर हमारा आर्टरी में आएगा, आर्टरी में जो होगा PO2 हमारा 95 होगा और CO2 जो होगा 40 होगा। उसके बाद कैपिलरी में आएगा, कैपिलरी में 40 आएगा, इसमें 45 आएगा। उसके बाद वेन में आएगा, तो वेन में जो O2 होगा हमारा 40 होगा, इसमें 45 होगा, फिर एक्सपायर करेंगे। तो यहाँ पे गैस के दो ही जगह एक्सचेंज होता है, आर्टरी में होता है, एक टिश्यू में होता है, आर्टरी या टिश्यू में होता है। तो ये एक मान्य वैल्यू है जिसको हमें याद करना पड़ेगा। ये अभी हम बताएंगे कैसे कैसे चेंज होती है। तो इसके बाद पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एक्सचेंज जैसे कि ये हमारा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा एल्वियुलाई है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कैपिलरी है और यहाँ पे जो PO2 है हमारा वो 60 mmHg है और PCO2 जो हमारा 5 mmHg है। यहाँ पे इतना कम प्रेशर होने के बाद भी यहाँ पे गैस की एक्सचेंज कैसे हो पा रही है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे O2 और CO2 की जो सोलिबिलिटी है वो CO2 की ज़्यादा है, O2 से है, O2 से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर कम प्रेशर में होने के बाद भी यहाँ पे गैस की एक्सचेंज हो जाती है। जैसे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे नमक पानी को हम घोले तो वो जल्दी घुल जाएगा और वही चीनी पानी को घोलेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
तो बस उसी तरीक़े से PO2 का जो होता है कम होता है, और CO2 जो होता है 60 mHg पर भी, इससे भी हमारा गैस का जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है फिर भी चेंज हो जाता है। तो ये आज का क्लास हमारा फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम था, जो आज कोई क्लास में हम लोग देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन सब कुछ देख लिए, बट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते या पूछ भी सकते हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है। ये सोचने वाली बात है, हार्ट अटैक कैसे आता है। जैसे कि हम अभी पढ़े थे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, कोई डायग्राम वगैरह बनाए थे। ये हमारा लंग्स है और यहाँ पे हमारा चेम्बर है। यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा के थ्रू, यहाँ पे मतलब सुपेरियर वेना कावा के थ्रू ही ब्लड वगैरह मतलब जाता है। तो मान लेते किसी भी कारण से ब्लड यहाँ पे क्लोट हो गया, तो ये ब्लड क्लोट हो गया तो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद अभी यहाँ तक गया तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर जो डिवाइड किया था पल्मोनरी कैपिलरी, मान लेते ये पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड क्लोट जाकर के रुका। मान लेते किसी भी कारण से आप पल्मोनरी कैपिलरी जो है इस ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाया, तो ये फिल्टर नहीं कर पाएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन में आएगा। ये पल्मोनरी वेन कहाँ पर ओपन करता है, तो लेफ्ट एट्रियम में करता है। तो लेफ्ट एट्रियम में किया तो उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अरोटा आता है, जो अरोटा पूरे हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हैं। जैसे कि पैप है, पैप से पानी निकालते हैं, पैप के मुंह को ही हम जाम कर लेंगे तो क्या पानी का फ्लो मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरीक़ा से अरोटा के, मान लेते हैं अरोटा यहीं पे जाके इसके मुंह पर ही जाकर ब्लड क्लोट हो गया, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, जो जहाँ जहाँ ब्लड की सप्लाई वगैरह है वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो उसी की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है।